दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आज संसद में राहुल गांधी का दिन था। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष इतना लंबा भाषण देने के लिए पहली बार खड़े हुए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण। और उस भाषण में वो सब कुछ था जिसे हिंदुस्तान का आम आदमी, इस देश का गरीब आदमी, मजलूम और इस देश में मेहनत कश अवाम अपने दर्द को पिछले 10 सालों से महसूस तो कर रहा है, सार्वजनिक तौर पर उकेरने के लिए उसे एक आवाज नहीं मिल रही थी। वो आवाज आज राहुल गांधी की स्पीच के रूप में सदन में गूंजती हुई सुनाई दी। सत्ता पक्ष ने जो माहौल इस देश में बना रखा है, एक दल का बहुमत, और उस बहुमत को ऐसा लगा जैसे पूर्व में किसी की बहुमत से सरकार ही नहीं बनी हो। इस तरह का जो माहौल बनाया गया, 70 सालों से देश में क्या हुआ, 70 सालों से इस देश ने क्या खोया, क्या पाया, उसकी बातें छोड़कर 70 सालों के पूरे इतिहास को एक तरह से रौंद डालने, हिंदुस्तान की उस तरक्की को, जिस तरक्की को अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष भी सदन के अंदर स्वीकार किया कि इस देश के हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस देश ने काफी तरक्की की है, सबने अपने अपने तरीकों से काम किया है। और उस मानसिकता को, जो नई व्यवस्था पैरों तले रौंदने पर आमादा थी, उस व्यवस्था के ऊपर, उस मानसिकता के ऊपर एक एक कर, संस्थाओं के गिरते स्तर के ऊपर जब एक एक कर राहुल गांधी ने प्रहार करना शुरू किया, तो उसके साथ ही ये तय हो गया कि अब इस देश में सत्ता पक्ष की एक तरफा कार्रवाई, चाहे जांच एजेंसियों के माध्यम से हो, चाहे नागरिक स्वतंत्रता के हनन की बुनियाद तैयार करने की कोई कवायद हो, चाहे इस देश में सत्ता पक्ष का राज ही लोकतंत्र के नाम पर स्थापित कर देने की एक रवायत हो, उन सब के ऊपर राहुल गांधी ने जो करारा प्रहार किया। स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष को मिर्ची लगनी स्वाभाविक ही थी, लेकिन सत्ता पक्ष को मिर्ची लगी तो राहुल गांधी क्या करे? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? वो स्थिति राहुल गांधी की नहीं थी, वो स्थिति इस देश के आम आदमी की दिखाई दे रही थी। क्या नहीं बोला राहुल गांधी ने? सबसे पहले भगवान शिव की फोटो के साथ जिस प्रकार से हिंदुत्व की परिभाषा को एक व्यापक रूप में, एक गंगा जमुनी तहजीब, एक कंपोजिट कल्चर के दायरे में रखने की जब वो कोशिश कर रहे थे, तब माइक का फोकस बार बार राहुल गांधी से हट रहा था और उस पर सवाल भी राहुल गांधी ने उठाया। उसके बाद जाकर देखें तो स्पीकर की भूमिका पर भी कटाक्ष करने से राहुल गांधी नहीं चूके। साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्हें स्पीकर चुना गया, ओम बिरला को ही एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, उस वक्त दो लोग जो संसदीय परंपरा के अनुरूप स्पीकर को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को आसन तक छोड़ने जाते हैं, उनमें एक तो नेता सदन नरेंद्र मोदी थे, वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी भी साथ में थे। और उस मोमेंट को याद करते हुए राहुल गांधी ने जब ये कहा कि मुझसे तो आपने सिर्फ हाथ ही मिलाया, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने तो आप सीधे सीधे झुक गए थे, उस वक्त स्पीकर के पास भी जवाब नहीं था और स्पीकर झेपते हुए ये कहने की कोशिश करने लगे कि उन्हें सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का सम्मान किया जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी ने यहां कहकर उनको निरुत्तर कर दिया कि सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता, इस सदन का कस्टोडियन स्पीकर होता है, और स्पीकर यदि कहे कि उससे भी बड़ा कोई है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि जो बात राहुल गांधी ने नहीं कही, वो लोग अब समझने लगे हैं कि स्पीकर से बड़ा यदि कोई है और स्पीकर इस बात को खुद मान रहे हैं, तो तय है कि पक्षपात की गुंजाइश तो बनी रहेगी। तो क्या सत्ता पक्ष के पक्ष में स्पीकर झुके हुए हैं? राहुल गांधी ने इशारों में ये बात तो नहीं कह दी। उससे आगे भी जाकर देखिए, पहली बार ये नौबत आई कि जब विपक्ष का कोई सांसद कुछ कह रहा हो तो बीच में टोकने के अंदाज में अपनी बात कहने के लिए, इंटरप्शन जिसे कहते हैं, इंटरप्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 10 सालों के संसदीय इतिहास में वो खड़े हुए किसी नेता को टोकते हुए। और उस दरमियान भी जिस ढंग की एक सोफिस्टिकेटेड ट्रोलिंग की कोशिश की गई राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कह दिया। लेकिन राहुल गांधी ने क्या हिंदू समाज को हिंसक कहा था? जी नहीं। राहुल गांधी ने कुछ लोगों को कहा कि उनकी मानसिकता, उनकी भाषा हिंसा फैलाने वाली है, नफरत फैलाने वाली है। इस तरह की मानसिकता का विकास कुछ लोगों ने कर लिया है। उस बात को लेकर सत्ता पक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि जवाब नहीं जब जुटा, तो उसके बाद जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ
तो गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर से संरक्षण मांगते हुए नजर आए और स्पीकर को यह अपील करते हुए नजर आए कि राहुल गांधी ने जो बातें कही है उसे सत्यापित करके दिखाए। सत्यापित करके क्या दिखाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली इस लायक है कि उस भाषा शैली को संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप माना जाए, एक लोकतांत्रिक विचार रखने वाले व्यक्ति की भाषा माना जाए? कितने उदाहरण दिए जाएं? मुजरा शब्द का इस्तेमाल पब्लिक के बीच जाकर इस देश के किस प्रधानमंत्री ने किया? यह तो जनरल नॉलेज का सवाल हो गया। थोड़ा पीछे जाकर कहें, थोड़ा पीछे जाकर बात करें, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2 मार्च 2002 की तारीख अक्सर याद आ जाती है, जब 4 दिनों तक गुजरात में जो तांडव हो रहा था उस तांडव को रोकने की बजाय जब राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता हुआ मिले कि गुजरात में न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। ये 2 मार्च 2002 की घटना है, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद है, तमाम दूसरी वेबसाइट पर मौजूद है। और उस वक्त इस बात की चर्चा भी हुई थी कि जब देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म की नसीहत दे रहे हो, तो क्या यही राजधर्म की परिभाषा है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम की बात करते हुए तांडव को, बलवा को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया जाए? यह उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा थी कि गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम, जिसे सरल शब्दों में कहें तो प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बात गुजरात के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठकर कहते हुए नजर आए, तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को, गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म की नसीहत देने की नौबत क्यों आई थी। राजधर्म की नसीहत पा चुका मुख्यमंत्री जब खुद प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है तो वही व्यक्ति किसी भी तरह से राजधर्म की परिभाषा का पालन करने की दिशा में खुद को आगे बढ़ाने की मानसिकता को लेकर तो नहीं आया होगा। यह बात पहले दिन से स्पष्ट है। अभी तो मैंने 2 उदाहरण आपको दिए। उदाहरणों की सीरीज शुरू करें तो यह वीडियो कम से कम 5 घंटे लंबा हो जाएगा। और इस देश के लोगों ने देखा है इस सदन में किस प्रकार से मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर कुछ बोले, मणिपुर के बवाल पर कुछ बोले, इसके लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। इस देश में यह भी हुआ है कि 2 राज्य सरकारों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बर्खास्त किया। एसआर बोम्मई जजमेंट के बाद राज्य सरकारों की बर्खास्तगी की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई थी, क्योंकि एसआर बोम्मई जजमेंट ने धारा 370 के दुरुपयोग को लेकर 1994 में जो फैसला दिया, उस संविधान पीठ के फैसले ने दिल्ली की तानाशाही के वो रास्ते बंद कर दिए जिस तानाशाही के माध्यम से, चाहे दौर इंदिरा गांधी का रहा हो, चाहे दौर मोरारजी देसाई का रहा हो, चाहे दौर किसी और प्रधानमंत्री का रहा हो, विपक्ष की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की जो रवायत चलती थी, उस रवायत के ऊपर जो ब्रेक लगा बोम्बई जजमेंट के बाद, उसके बाद 2 बार राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का ऐसा मामला भी आया। और वो दोनों बर्खास्तगी किसने की थी? नरेंद्र मोदी की सरकार ने की थी। और दोनों बार हाईकोर्ट को, न्यायालय को दोनों फैसले पलटने पड़े, बर्खास्त सरकार को बहाल करने की नौबत आई, चाहे बात उत्तराखंड की हो, चाहे बात अरुणाचल प्रदेश की हो। आज राहुल गांधी, समय कम था, इन सारी बातों को इशारे में ही कह पाए कि 10 सालों के दरमियान किस तरह की कार्य संस्कृति विकसित की गई है, उसके ऊपर वो इशारों में ही बात कर पाए। लेकिन ये सारी बातें उनके जेहन में थी कि सुप्रीम कोर्ट बार बार संविधान पीठ क्यों बना रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दोहन क्यों हो रहा है, ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। और इन सब से आगे बढ़कर पेपर लीक के 60 साल में 70 मामले जो राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं, क्या इस देश की आम जनता से जुड़ा हुआ मसला नहीं है? अग्निवीर पर जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, जब वो अग्निवीर पर बोलने लगे, तो अग्निवीर पर उनके बोलने के साथ ही सत्ता पक्ष की तिलमिलाहट इतनी बढ़ी कि राजनाथ सिंह को उठकर जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी के भाषण खत्म होने के बाद कुछ ही देर के बाद राजनाथ सिंह ने सदन में यह कहा कि अग्निवीर एक हाई लेवल कमेटी बनाकर बहुत सोच विचार करके लाई गई थी। यानी सरकार आज भी अग्निवीर को कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। यह इस देश में सत्ता पक्ष का अट्टहास है, वो अट्टहास जो बात तो सर्वमत की करता है, लेकिन सर्वमत यानी आम सहमति की गुंजाइश सरकार के रुख में कहीं दिखाई नहीं देती। किस प्रकार से संसद को चलाया गया, किस प्रकार से 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया,
किस प्रकार से देश का एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जांच एजेंसियों की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की वजह से आज सलाखों के पीछे है। ये पूरा देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों है। राहुल गांधी ने इशारों इशारों में जब सारी बातें कहनी शुरू की तो सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं था, और जब सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं था तो प्रधानमंत्री फिर उसी भाषा पर आ गए कि हिंदू समाज को हिंसक कह दिया राहुल गांधी ने। क्या राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक कहा था? राहुल गांधी ने उस मानसिकता को हिंसक कहा जिस मानसिकता ने गुजरात के सांप्रदायिक तांडव को, उस तांडव के बीच में न्यूटन के तृतीय गति नियम के पालन यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया। उस मानसिकता को राहुल गांधी ने हिंसक कहा जिस मानसिकता ने बलवाइयों की, दंगाइयों की पहचान कपड़ों से होती है, इस तरह की बातें बोलनी शुरू की। और उस मानसिकता को राहुल गांधी ने हिंसक कहा और नफरती मानसिकता कहा। उस मानसिकता को नफरती कहा राहुल गांधी ने जिन्हें शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग दिखाई देता है। उस मानसिकता को राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जिस मानसिकता में एक अकेला सब पर भारी की बातें संसद के अंदर कही जाती है। और उस मानसिकता पर अंततः राहुल गांधी ने करारी लोकतांत्रिक चोट की, जिस लोकतांत्रिक चोट की उम्मीद 10 सालों से देश कर रहा था। वही मानसिकता कि दिल्ली को चारों तरफ से किसान बैठकर शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहे और सत्ता पक्ष के भाड़े के टट्टू उन्हें कभी खालिस्तानी तो कभी मवाली तो कभी कुछ तो कभी कुछ कहते रहे। सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार से कार्रवाई की, जिस प्रकार से कॉरपोरेट की लूट का पूरा रास्ता खोल दिया, जिस प्रकार से इस देश में यह हालात है कि कहीं सड़क धंस रही है, कहीं पुल धंस रहा है, तो कहीं मंदिर की छत टपक रही है, तो कहीं कुछ टूट रहा है, तो कहीं टनल टूट रहा है। ये हालात आखिर किन ठेकेदारों ने को काम दिया गया, कैसे लोगों से काम कराए गए और किस प्रकार की मानसिकता के साथ इस देश में सब कुछ खत्म कर देने की कार्रवाई जैसी एक अलोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद की बुनियाद तैयार की गई। अडानी अंबानी का नाम जब राहुल गांधी लेते हैं तो अडानी अंबानी से ज्यादा तिलमिलाहट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बन जाती है। इतनी तिलमिलाहट तो जैन हवाला कांड में जब लाल कृष्ण आडवाणी का नाम उछला था तब भी नहीं आई थी। तो आडवाणी के नाम से इतनी तिलमिलाहट नहीं हुई जब उन पर आरोप लगे, लेकिन अडानी के आरोप पर बहुत तिलमिलाहट हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, इस चरित्र के ऊपर आज की भाजपा, वो भाजपा जो कभी एक बेहद जिम्मेदार विपक्ष हुआ करती थी, बेहद जिम्मेदार सत्ता पक्ष हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, उस भाजपा को आज के दौर में कॉरपोरेट का एक पॉलिटिकल विंग जैसा साबित करने की कोशिश जो राहुल गांधी ने की है, जनता इन सारी चीजों को देख रही है और उसे पता है कि आम जनता के मुद्दे अग्निवीर ही हैं, आम जनता के मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम ही है, आम जनता के मुद्दे किसानों की एमएसपी गारंटी ही है, आम जनता के मुद्दे रोजगार ही है, जाति जनगणना ही है, सरकारी वैकेंसियां ही है, प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बढ़ता हुआ स्तर ही है। इसके बिना आम जनता का गुजारा नहीं है। आम जनता की जो स्थिति बना दी गई इस देश में कि 5 किलो राशन पर खुद को निपटा करके रखे, उस मानसिकता और उस तरह की व्यवस्था जिसमें दाता और पाता के रूप में समाज को बांट दिया जाए, उस दाता और पाता वाली मानसिकता पर राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से करारी चोट की है, कम से कम सत्ता पक्ष ने उसकी उम्मीद नहीं की थी कि औपचारिक रूप से जब इस सदन में एक विपक्ष आएगा और एक औपचारिक विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन इस सदन में होगा और उस परिस्थिति में राहुल गांधी खुद उस भूमिका में आ जाएंगे, तो फिर सत्ता और सत्ता के आसपास जिस प्रकार का एक सुरक्षा कवच बनाया गया था, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सुरक्षा कवच कोई फिजिकल हार्म से बचाने वाला नहीं, फिजिकल हार्म की लोकतंत्र में गुंजाइश भी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, ये बेहद निंदनीय कार्य है। लेकिन एक ऐसा सुरक्षा कवच जो इस देश में सहमति की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो इस देश में सहमति की आवाज के साथ साथ लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश करता है, आज उस कमजोर करने वाली बुनियाद को कमजोर करने की जो एक निर्णायक कोशिश राहुल गांधी ने की है, इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस बनाई हुई व्यवस्था को 10 साल से क्रिएट किए गए इस तरह के वातावरण को
जिसमें व्यक्ति नाम केवलम व्यक्ति शरणम गच्छामि की पूरी परंपरा डाल दी गई, उस परंपरा को आज राहुल गांधी ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। अभी तो ये 18वीं लोकसभा की शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए कि जिस सरकार की लगाम राहुल गांधी के हाथ में न होकर, नरेंद्र मोदी के हाथ में न होकर, जिस सरकार की लगाम, जिस सरकार का रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में हो, उस सरकार की स्थिरता पर जब सवाल हो, और जब स्थिरता पर सवाल हो तो सत्ता पक्ष झुकने की बजाय राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया, ये कहने की मानसिकता तक चला जाए तो ये हताशा का परिणाम है। ये सत्ता पक्ष की किसी नैतिक जीत का या किसी चुनावी जीत का कोई साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, सकारात्मक प्रभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सत्ता पक्ष में जो निराशा उपजी हुई है, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस प्रकार के घबराहट का माहौल है कि इस देश की जनता ने नफरत की बुनियाद को छोड़ना शुरू कर दिया, इस देश की जनता ने अपने मुद्दों पर राजनीति शुरू कर दी, अपने मुद्दों पर अपने राजनीतिक विमर्श को देखना शुरू कर दिया और करना शुरू कर दिया। जो मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, पर्यावरण, इन सब से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जब जनता आगे बढ़ने लगी तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या के लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जहां डबल हिंदुत्व का डोज दिया जा रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, इस लोकसभा चुनाव में नकार दिया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। और जिधर हिंदुस्तान जा रहा है, राहुल गांधी उस दिशा में इस देश की बुनियाद को लाने की कोशिश पहले से कर रहे थे, लेकिन अब वो कोशिशें जनता भी अपने ओर से कर रही है और सदन का वातावरण भी अपने तरफ से कर रहा है। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। आज आपने क्लीन बोल्ड देखा है, बिना किसी थर्ड अंपायर की जरूरत के, लेकिन लोकतंत्र थर्ड अंपायर के साथ नहीं, जनता जहां अंपायरिंग की भूमिका में होती है, वहां सत्ता पक्ष के पास एक्सपोज होने के सिवा बहुत कुछ बचता नहीं। नमस्कार।